नमस्कार, जय जोहार। क्या आप भी गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी करना चाहते हैं? क्या आप भी मेमोरी टेक्निक्स और ट्रिक्स के जरिए बहुत ही कम समय में स्मार्ट स्टडी करना चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं कि सीजी व्यापम टॉपर आपको पढ़ाए? तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप। यहाँ 10 से अधिक गवर्नमेंट एग्जाम्स क्रैक करने वाले और सीजी व्यापम टॉप करने वाले योगेंद्र सर CGPSC और सीजी व्यापम के अंतर्गत होने वाले सभी एग्जाम्स की तैयारी कराए। तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप टू बी द बेस्ट, लर्न फ्रॉम द बेस्ट। कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए योगेंद्र साहू क्लासेस फर्स्ट रैंक को और करें अपने सीजी व्यापम CGPSC का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ। हम समझेंगे सिटीजनशिप। दोस्तों, मेरा नाम है मनीषा मोबिया। योगेंद्र साहू क्लासेस में आपका स्वागत है। दोस्तों, हम पॉलिटी का एक सीरीज स्टार्ट किए हैं जिसमें आज की हमारी 5th क्लास है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले ये समझिए, इंडिया में जितने भी लोग रहते हैं, जितने भी इंसान रहते हैं ना, वो 2 टाइप के होते हैं। एक है इंडिया के सिटीजन्स और दूसरे हैं एलियन। अब देखिए, एलियन ऐसे एलियन बिल्कुल भी नहीं है, ये एलियन नहीं है। एक्चुअली एलियन किसको बोलते हैं? जो किसी और देश के नागरिक हैं, उनको एलियन बोला जाता है। और एलियन और सिटीजन में अंतर क्या होता है? जो हमारे देश के सिटीजन हैं और जो इस देश के एलियन हैं, इन दोनों में फर्क क्या है? हमने क्यों यहाँ के लोगों को सिटीजनशिप प्रोवाइड किया? मतलब क्यों गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, पार्लियामेंट ने या फिर कॉन्स्टिट्यूशन ने ये सिटीजनशिप नाम का टर्म बनाया? देखिए, जो सिटीजन्स होते हैं उनके पास राइट्स ज्यादा होते हैं। एलियन के पास भी कुछ राइट्स होते हैं, लेकिन जो इस देश के सिटीजन होंगे उनके पास सिविल और पॉलिटिकल राइट्स जो होते हैं वो ज्यादा होते हैं। वो सभी प्रकार के सिविल और पॉलिटिकल राइट्स को एंजॉय करते हैं। लेकिन अगर हम उसकी तुलना एलियन से करें, जो दूसरे देश के नागरिक हैं, उनसे करें, तो उनके पास इतने सिविल और पॉलिटिकल राइट्स नहीं होते जितना इस देश के सिटीजन के पास होते हैं। देखिए, जो सिटीजन्स होते हैं ना, जो दूसरे देश के नागरिक होते हैं, जो इस देश में रह रहे होते हैं, ठीक है, वो भी 2 टाइप के होते हैं। कौन कौन से होते हैं देखते हैं अपन। एक होता है फ्रेंडली एलियंस और दूसरा होता है एनिमी एलियंस। फ्रेंडली एलियंस क्या होता है? वो देश के नागरिक जिनके साथ हमारे अच्छे रिलेशन है, जैसे कि रशिया मान लेते हैं, जैसे कि इजराइल। जब वहां का कोई व्यक्ति इंडिया में रह रहा हो तो वो फ्रेंडली एलियन है। एनिमी एलियन, जिससे हमारे देश का रिश्ता अच्छा नहीं है, वो व्यक्ति जिसके देश से हमारे देश का रिश्ता अच्छा नहीं है। फॉर एग्जाम्पल देखिए, हमारे यहाँ पर जैसे हम एनिमी एलियंस की बात करते हैं तो दिमाग में पाकिस्तान आता है, चाइना आता है, लेकिन ये दोनों हमारे ऑफिशियल एनिमी एलियन नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। अब देखते हैं हम कि सिटीजन्स जो होते हैं, इस देश के जो सिटीजन्स होते हैं और इस देश के जो एलियंस होते हैं, इन दोनों में फर्क क्या क्या होता है। तो जो सिटीजन्स होते हैं उनके लिए कुछ ड्यूटीज भी होती है। देखिए, कुछ पावर होता है ना, जितना बड़ा पावर होगा उतनी ज्यादा ड्यूटीज भी तो होंगी, उतनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी तो होंगी। तो ये जो सिटीजनशिप है, ये जो सिटीजनशिप के साथ जो राइट्स मिलता है, उसके साथ कुछ ड्यूटीज भी मिलती है, जैसे कि टैक्स पे करना। एलियन जो दूसरे देश का नागरिक है, जो यहाँ पे रह रहा हो, उसको टैक्स पे करना पड़ेगा क्या? यहाँ का जो सिटीजन है उसको टैक्स पे करना पड़ता है। नेशनल फ्लैग और नेशनल एंथम के रिस्पेक्ट करना, और जब जरूरत पड़े तो देश के लिए लड़ना, मतलब देश को डिफेंड करना, डिफेंडिंग दैट कंट्रीज। ये इस देश के सिटीजन की ड्यूटीज है अपने देश के लिए। क्लियर है? अब 2 फर्क समझिए, इंडिया और यूएसए के बीच में एक फर्क समझिए। देखिए, इंडिया में अगर प्रेसिडेंट चुनाव लड़ना है, अगर प्रेसिडेंट के पोस्ट का चुनाव लड़ना है, तो नागरिक होना चाहिए। अब नागरिक होने के लिए कैसा है? इस देश में वो जन्म से नागरिक है तो भी चलेगा। चलिए, उसने यहाँ पर जन्म नहीं लिया, वो इस देश का नागरिक बचपन से तो नहीं है, लेकिन बाद में वो नेचुरलाइजेशन के थ्रू इस देश का सिटीजनशिप अक्वायर कर लिया, तो भी वो प्रेसिडेंट पोस्ट के लिए चुनाव लड़ सकता है। लेकिन यूएसए के साथ ऐसा नहीं है। जो बर्थ से वहां पर सिटीजन है ना, केवल वही जो है यूएसए का प्रेसिडेंट बन सकता है। जिसने बाद में यूएसए का सिटीजनशिप अक्वायर किया है, वो यूएसए प्रेसिडेंट के लिए खड़ा नहीं हो सकता। क्लियर है? इंडिया में सिर्फ सिटीजन होना काफी है, चाहे आप जन्म से इस देश के सिटीजन हो या फिर आपने सिटीजनशिप बाद में अक्वायर किया हो।
यूएसए में ऐसा नहीं है, जन्म से ही सिटीजन होना होगा। अगर आपने बाद में सिटीजनशिप अक्वायर किया है तो आप यूएसए में प्रेसिडेंट का पोस्ट नहीं लड़ सकते। क्लियर है? नेक्स्ट देखते हैं और क्या क्या पावर होते हैं सिटीजन्स के पास। इंडिया के जो सिटीजन्स हैं उसके पास और कौन कौन से राइट्स और प्रिविलेज हैं, जैसे कि आर्टिकल 15। ये आर्टिकल 15 हमारे फंडामेंटल राइट पार्ट 3 जो है ना हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल 35, इसमें जो फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं, तो कौन कौन से फंडामेंटल राइट्स जो हैं वो केवल सिटीजन ऑफ इंडिया, इस देश के सिटीजन ही एंजॉय कर सकते हैं, हम वो देख रहे हैं। आर्टिकल 15 में क्या है? रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ के बेस डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा, लेकिन ये डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा केवल देश के नागरिकों के लिए। एलियंस के लिए आर्टिकल 15 एप्लीकेबल नहीं है। आर्टिकल 16, किसी भी तरीके से डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। कहां पर? पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में, किसी भी तरह की अपॉर्चुनिटी में डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। किस बेस पर? सेम यही रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ। अब आप खुद सोचिए, जैसे कि कोई गवर्नमेंट वैकेंसी आती है गवर्नमेंट पोस्ट के लिए, अगर हर देश का नागरिक अप्लाई करने लग जाए तो फिर इस देश की जो गवर्नमेंट वैकेंसी, गवर्नमेंट पोस्ट है, फिर हमारे देश के लोग ही कम हो जाएंगे। बड़े बड़े पोस्ट पर तो बाहर के लोग ही बैठ जाएंगे। तो इस बेस पर डिस्क्रिमिनेशन करना जरूरी है। ये चीजें जो होती है वो केवल इस देश के नागरिक के लिए ही है। आर्टिकल 19, बोलने की स्वतंत्रता, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, असेंबली करना, अपने ग्रुप को एसोसिएट कर लेना, कहीं पर भी बसने की स्वतंत्रता, किसी भी प्रोफेशन को अपनाने की स्वतंत्रता, ये आर्टिकल 19 में है। तो ये जो आर्टिकल 19 है वो भी केवल इस देश के सिटीजन्स के लिए है। जैसे कि अब कोई बाहर का रहने वाला यहाँ पर आ गया, सपोज करते हैं जैसे कोई और देश का, कोई अमेरिकन यहाँ पर आके रह रहा है, तो क्या वो इस देश की सरकार के खिलाफ कुछ भी बोलना शुरू कर देगा? क्या उसको इतना स्पीच और एक्सप्रेशन का फ्रीडम दिया जाना चाहिए? नहीं दिया जाना चाहिए। क्या वो यहाँ आकर कहीं भी कुछ भी प्रॉपर्टी खरीद के कोई भी बिजनेस शुरू कर सकता है जैसे कि हम कर सकते हैं? नहीं कर सकता। आर्टिकल 19 के तहत जो अधिकार दिए गए हैं वो केवल सिटीजन ऑफ इंडिया के लिए है, ना कि एलियंस के लिए। तो 15, 16 और 19 ये सिर्फ सिटीजन ऑफ इंडिया के लिए है। क्लियर? आर्टिकल 29 और आर्टिकल 30 ये जो फंडामेंटल राइट है एक्चुअली में माइनॉरिटीज के लिए हैं। कल्चरल राइट्स और एजुकेशनल राइट्स, मतलब ये अपने लैंग्वेज को सेफ रख सकते हैं, इनके लिए एजुकेशनल इंस्टीट्यूट खोलने की इनको आजादी है, उनमें रिजर्वेशन की आजादी है। तो ये केवल इंडिया के जो माइनॉरिटीज हैं उनके लिए है। अब कोई विदेश से आता है और यहाँ पर रहता है तो यहाँ पर वो माइनॉरिटी बनकर रहना चाहेगा, उनको माइनॉरिटी के सारे राइट्स नहीं मिल सकते हैं। क्लियर? राइट टू वोट, हम वोट करते हैं, एक तो लोकसभा में वोट करते हैं और दूसरा जो हमारा स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली होती है, विधानसभा, उस चुनाव में देश के नागरिकों को वोट करने का अधिकार होता है। तो ये अधिकार केवल देश के नागरिकों को है, कोई फॉरेन कंट्री वाला आके वोट नहीं कर सकता। सपोज करो कि लोकसभा और राज्यसभा का चुनाव हो रहा है और सबको वोट करने का अधिकार है, तो फिर आप सोचिए, फिर बांग्लादेशी आके वोट करने लग जाएंगे, पाकिस्तान, श्रीलंका, ये लोग आके वोट करने लग जाएंगे। तो स्पेशली जो पाकिस्तान का अगर हम ले लें, जो हमारे देश के लिए अगर अच्छा नहीं भी सोच रहे हैं, तो फिर तो ऐसा हो जाएगा ना कि जो इस देश के लिए अच्छा नहीं है वो उसी पॉलिटिकल पार्टी को वोट देना शुरू कर देगा। इसलिए ये जो राइट टू वोट है वो केवल इस देश के सिटीजनशिप को मिलता है, सबको नहीं मिलता है। ठीक है? राइट टू कॉन्टेस्ट, अब ये जो पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर में चुनाव होता है, अब इसमें पार्टिसिपेट करने का मौका, अधिकार सिर्फ और सिर्फ सिटीजन्स को है, एलियंस को नहीं है। क्लियर है? मतलब कि इस चुनाव में पार्टिसिपेट करेंगे कौन? इस देश के नागरिक। इसमें इस चुनाव में एज अ मेंबर, एज अ कैंडिडेट कौन पार्टिसिपेट करेंगे? इस देश के नागरिक। और इसमें वोट देने का भी अधिकार किनको है? केवल इस देश के नागरिक को। क्लियर है? अब देखिए, कुछ ऐसे पोस्ट हैं जिसमें कुछ एलिजिबिलिटी होती है, और इसमें एलिजिबिलिटी ये है कि पहले तो आपको सिटीजन ऑफ इंडिया होना ही चाहिए। कोई भी एलियन इस पोस्ट पर कभी नहीं आ सकता, चुनाव नहीं लड़ सकता। ठीक है? जैसे कि प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट का जज, जैसे कि जो स्टेट्स होते हैं उसका जो गवर्नर होता है,
अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट्स, ये ऐसे पोस्ट हैं जिसमें फर्स्ट एलिजिबिलिटी क्वालिफिकेशन ही यही है कि वो सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए। क्लियर? तो कौन कौन सा देखा हमने जिसमें वो सारे राइट्स जो केवल सिटीजन ऑफ इंडिया को ही मिलते हैं, आर्टिकल 15, 16 और 19, आर्टिकल 29 और 30, राइट टू वोट, राइट टू कॉन्टेस्ट और एलिजिबिलिटी फॉर सम पोस्ट। क्लियर है? तो इसके लिए केवल सिटीजन ऑफ इंडिया होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब हम देखते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे पास क्या प्रोविजन है। तो हमारे पास पूरा एक पार्ट है, पार्ट सेकंड कॉन्स्टिट्यूशन का, जिसमें आर्टिकल 5 से लेकर आर्टिकल 11 तक सिटीजनशिप के बारे में बताया गया है। लेकिन याद रखिएगा ये आर्टिकल 5 से आर्टिकल 11 अब के टाइम पर यूजफुल नहीं है। क्यों? जब इसको बनाया जा रहा था ना, जब आर्टिकल 5 to 11 को लिखा जा रहा था, तो उस समय क्या हो रहा था, इंडिया और पाकिस्तान का बंटवारा हो रहा था। तो बहुत सारे इंडिया के लोग पाकिस्तान जा रहे थे, पाकिस्तान के लोग इंडिया आ रहे थे। तो उस समय को ध्यान में रखकर आर्टिकल 5 और 11 लिखा गया है। कोई स्पेसिफिक प्रोविजन अभी के लिए नहीं बनाया गया है। तो याद रखना इसमें कोई भी परमानेंट प्रोविजन नहीं है और ना ही उन प्रोविजन को बहुत ज्यादा इलेबोरेट किया गया है। क्लियर है? केवल 26 जनवरी 1950 के सिनेरियो को ध्यान में रखकर ही कुछ प्रोविजन बनाए गए। मतलब आज 2023 को अगर हम ध्यान में रखें तो आर्टिकल 5 to 11 हमारे लिए यूजफुल नहीं है। तो फिर अब सिटीजनशिप कैसे मिलेगा, ये कौन डिसाइड करेगा? तो ये पावर दे दिया गया किसको? पार्लियामेंट को। पार्लियामेंट लॉ बनाती है सिटीजनशिप के लिए। क्लियर? तो पार्लियामेंट ने फर्स्ट टाइम लॉ बनाया था सिटीजनशिप एक्ट 1955 और टाइम टू टाइम वो इस एक्ट को अमेंड भी करती रहती है। अब हम देखते हैं एक चीज, एक पॉइंट है हमारे पास, उसको ध्यान में रखना है कि ये कौन सी कैटेगरी है। वो 4 कैटेगरीज को अपन को ध्यान में रखना है, जिसमें 26 जनवरी 1950 को जब ये संविधान लागू हुआ तो कौन कौन इस देश का नागरिक बन सकता था। कौन कौन से देखते हैं। जो इंडिया का डोमिसाइल हो, मतलब जो व्यक्ति पहले से इस भारत में रह रहा हो, हमेशा से रह रहा हो, उस भारत का नागरिक हो, वो तो ऑटोमेटिक बनेगा इस देश का सिटीजन। जो पाकिस्तान से आया हो, माइग्रेटेड फ्रॉम पाकिस्तान, ये संविधान उस समय लिखा जा रहा था, मतलब वो समय वो अगर ड्यूरेशन की बात करें तो इंडिया और पाकिस्तान का पार्टीशन हो रहा था। बहुत से इंडिया के लोग पाकिस्तान जा रहे थे, पाकिस्तान के लोग इंडिया आ रहे थे। तो जो पाकिस्तान से इंडिया आ रहे थे वो भी जो है एलिजिबल थे। नेक्स्ट वो है, देखिए कुछ लोग इंडिया से पाकिस्तान गए, कुछ लोग पाकिस्तान से इंडिया चले गए। अब जो लोग इंडिया से पाकिस्तान गए, अब उनको लगा भाई यहाँ पर तो हालत बहुत ही ज्यादा खराब है, हमको इंडिया में जो फैसिलिटी मिल सकती थी वो पाकिस्तान में नहीं मिल सकती। अब वो चले तो गए पाकिस्तान, अब वो वापस आना चाहते हैं, अब वो वापस आ गए तो उनको भी सिटीजनशिप मिल सकता है। देखिए ये केवल इतना ही पॉइंट नहीं है, इसके अंदर बहुत सारे पॉइंट है, लेकिन उसको डिस्कस करने का कोई फायदा नहीं है। क्यों फायदा नहीं है? क्योंकि अब उससे क्वेश्चन नहीं बनता है। देश को आजाद हुए बहुत समय बीत चुका है, तो उस समय के प्रोविजंस को बहुत डिटेल में पढ़ने का कोई फायदा नहीं है। क्लियर है? अब पर्सन ऑफ इंडिया ओरिजिन रिसाइडिंग आउटसाइड इंडिया, भारत देश का कोई व्यक्ति है, वो बहुत टाइम से यहाँ रह रहा था, लेकिन अब देखा कि भैया भारत और पाकिस्तान का माहौल ठीक नहीं है, चलो बाहर चले जाते हैं। वो बाहर में रह रहा हो तो उसको भी सिटीजनशिप मिल सकता था। अब ये बात की जा रही है 26 नवंबर 1950 की, ये बहुत पुरानी बात हो गई है। अब चीजें बदल चुकी है, अब पाकिस्तान इंडिया बंटवारा जैसा तो कोई बात ही नहीं रह गई। अब हम देखते हैं सिटीजनशिप एक्ट। दोस्तों ये एक्ट जो है 1955 में पार्लियामेंट के थ्रू पास किया गया था, जिसमें हम ये देखते हैं कि सिटीजनशिप को और कौन कौन से तरीके से अक्वायर किया जा सकता है। तो पहले तो है बाय बर्थ। अब बाय बर्थ में क्या है, अगर कोई भी इंसान जो है इंडिया में जन्मा है, लेकिन कब से लेके कब तक, 26 जनवरी 1950 से लेकर, ये मतलब इसके बाद से 26 जनवरी 1950 का तो हम देख लिए, वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में पहले से ही बताया गया है। तो ये एक्ट कब की बात कर रहे हैं, अगर कोई इंसान 26 जनवरी 1950 के बाद और 1 जुलाई 1987 के पहले अगर जन्मा है तो भी उसको इंडिया का सिटीजनशिप मिल सकता है। सेकंड ये है, कोई इंसान यहाँ पर बॉर्न किया है कब, 1 जुलाई 1987 के बाद, लेकिन उसके जो पेरेंट्स हैं उसके जन्म के समय दोनों में से कोई भी एक जो है सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए। तो इससे तो बाय बर्थ के थ्रू सिटीजनशिप मिल जाता है।
एक चीज और ध्यान देने वाली बात है, अगर कोई फॉरेन डिप्लोमेट्स है, फॉरेन डिप्लोमेट्स मतलब जैसे कि राजदूत होते हैं, अब वो यहाँ पर आके काम कर रहे हैं, अब उनके बच्चे यहाँ पर जन्म लेते हैं तो उनको सिटीजनशिप नहीं मिल सकता इंडिया का। दूसरा, अगर कोई भी एनिमी एलियंस है उनको भी सिटीजनशिप अक्वायर करना पॉसिबल नहीं है बाय बर्थ। नेक्स्ट हम देखते हैं, अगर कोई इंसान यहाँ पर बॉर्न हुआ है कब, 3 दिसंबर 2004 के बाद, ठीक है, लेकिन कब, लेकिन देखिए इसमें कंडीशंस क्या अप्लाई हो रहे हैं, उनके जो पेरेंट्स हैं, चाहे वो फादर हो या मदर हो, दोनों में से कोई एक या फिर दोनों, कोई एक एटलीस्ट सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए। और दूसरा, उनके जो पेरेंट्स है वो इलीगली माइग्रेंट ना हो, मतलब चोरी छुपे भारत में आए हुए नहीं होना चाहिए उसके जन्म के समय। क्लियर है। अब देखिए सेकंड है बाय डिसेंट, मतलब वंशवाद के थ्रू, पीढ़ी दर पीढ़ी वाला, ये भी देख लेते हैं। 26 जनवरी 1950 तक की बात हो चुकी है, उसके बाद देखते हैं क्या होता है। तो देखिए 26 जनवरी 1950 के बाद और 10 दिसंबर 1992 के पहले, मतलब 26 जनवरी 1950 से लेकर 10 दिसंबर 1992 के बीच अगर कोई जन्मा है तो उनमें से उस बच्चे का उस फादर जो है उसके जन्म के समय सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए, तो भी उसको जो है सिटीजनशिप मिल सकता है। सेकंड हम देखते हैं, अब देखिए यहाँ पर एक कंट्रोवर्सी आती है कि सिर्फ फादर ही क्यों, कोई भी हो सकता है ना, मदर क्यों नहीं हो सकता, या दोनों में से कोई एक होना चाहिए। तो बाद में फिर इसमें अमेंडमेंट भी हुआ। अब क्या हुआ यहाँ पर देखिए, अगर कोई पर्सन जो है वो आउटसाइड जन्मा है इंडिया के, देखिए यहाँ पर भी क्या है, आउटसाइड, बर्न आउटसाइड इन इंडिया है, ये आउटसाइड की बात कर रहे हैं ये। अब यहाँ पर मदर या फादर मतलब ये जो बच्चा है वो इंडिया के आउटसाइड जन्मा है, लेकिन कब, 10 दिसंबर 1992 के बाद। तो इनमें इनके माता पिता में से कोई भी एक अगर सिटीजन ऑफ इंडिया है तो एट द टाइम ऑफ बर्थ जो है उस समय, अगर मतलब जब बच्चा जन्म लिया है तो उसके पेरेंट्स में से अगर कोई भी एक सिटीजन ऑफ इंडिया है तो भी उसको सिटीजनशिप मिल सकता है उसके बच्चे को, भले वो इंडिया के बाहर जन्मा हो। क्लियर है। अब नेक्स्ट है, अगर वो बच्चा इंडिया के आउटसाइड बॉर्न हुआ है कब, 3 दिसंबर 2000 से लेकर आगे तक, ठीक है। वो अब बात ये आ रही है कि जैसे ही बच्चा जन्म लेता है तो 1 साल के अंदर उसके जो पेरेंट्स है उसको रजिस्ट्रेशन करवाना होगा अपने बच्चे का, कहां पर, इंडियन कॉन्सुलेट में, उसको 1 साल के अंदर बच्चे का बर्थ का रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। क्लियर है। तब उसको सिटीजनशिप आगे वो अप्लाई कर सकता है। नेक्स्ट है रजिस्ट्रेशन के थ्रू रजिस्टर कर सकते हैं। अब देखिए ये रजिस्ट्रेशन जो है या फिर आगे नेशनलाइजेशन पढ़ेंगे, ये सब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के हाथ में होता है। इसमें इंसान रजिस्टर कर सकता है लेकिन कोई गारंटी नहीं होती है कि मिलेगा ही। देखते हैं कैसे रजिस्ट्रेशन के थ्रू मिल सकता है। अगर कोई इंसान जो है इंडियन ओरिजिन का है, इंडियन ओरिजिन का है और वो 7 साल से लगातार यहाँ पर रह रहा हो, रजिस्ट्रेशन के लिए वो अप्लाई किया ना उसके पहले से वो 7 साल यहाँ पर रह रहा हो, तो भी उसको जो है रजिस्ट्रेशन के थ्रू मिल सकता है, उसमें चांसेस होते हैं। अब सेकंड चांस ये है कि अब जैसे कि कोई इंडिया का लड़का है, ये इंडिया का लड़का है, अब इसने कोई फॉरेन लड़की से शादी की, ये अब ये फॉरेन है, अब ये लड़की भी 7 साल से अगर इंडिया में रह रही है तो भी इसको जो है सिटीजनशिप मिल सकता है रजिस्ट्रेशन के थ्रू। या फिर ये मान लीजिए ये लड़की इंडिया की है, ये लड़का फॉरेनर है, ये 7 साल से पति पत्नी जो है, स्पेशली ये लड़का 7 साल से यहाँ पर रह रहा हो, एप्लीकेशन में रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करने से पहले, तो भी इसको रजिस्ट्रेशन के थ्रू सिटीजनशिप मिल सकता है। क्लियर है। नेक्स्ट टॉपिक हम देखते हैं। देखिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है नेचुरलाइजेशन के थ्रू भी सिटीजनशिप प्रोवाइड करता है। अगर कोई इंसान जो है साइंस में, फिलोसफी और आर्ट, लिटरेचर, वर्क, वर्ल्ड पीस और ह्यूमन प्रोग्रेस में कोई बहुत बड़ा नाम कमाया हो, कोई बड़ा काम किया हो, तभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है सिटीजनशिप प्रोवाइड कर सकता है। क्लियर है। अब ऐसा कोई भी व्यक्ति जिसको नेचुरलाइजेशन के थ्रू सिटीजनशिप मिल रहा है, रजिस्ट्रेशन के थ्रू मिल रहा है, तो उसको ओथ लेना पड़ता है कि वो भारत के संविधान का पूर्ण रूप से पालन करेगा। अब नेचुरलाइजेशन के थ्रू देखते हैं कि नेचुरलाइजेशन के थ्रू कैसे मिल सकता है। तो देखिए कौन कौन सा कंडीशन होगा। पहले तो वो जो व्यक्ति है वो इलीगल माइग्रेंट नहीं होना चाहिए, चोरी छुप कर यहाँ पर आया हुआ नहीं होना चाहिए। अब इसके लिए क्वालिफिकेशंस क्या क्या होंगे, वो किसी और कंट्री का नागरिक ना हो, सबसे पहला कंडीशन तो ये है। या दूसरा, जब उसने सिटीजनशिप के लिए अप्लाई किया, एप्लीकेशन दिया है, तो वो दूसरे कंट्री का सिटीजनशिप छोड़ चुका हो। नेक्स्ट हम ये देखेंगे कि देखिए वो
लगातार 14 साल से यहाँ रह रहा हो और लास्ट 1 साल 12 महीना, ये जो 12 मंथ है, 1 साल, सबसे पहले समझिए उसका लगातार 14 साल यहाँ पर रहना जरूरी है। और 14 साल कम से कम यहाँ रहना जरूरी है, लेकिन लास्ट का जो 1 साल है 12 महीना, उसमें तो उसको लगातार अगर वो यहाँ पर रह रहा हो तभी वो नेचुरलाइजेशन के लिए वैलिड होगा। दूसरा, उसका कैरेक्टर अच्छा होना चाहिए। अब बात यह है, उसको जो हमारे 8th शेड्यूल में 22 लैंग्वेज है, किसी एक लैंग्वेज का बढ़िया से नॉलेज होना चाहिए। तो इसके थ्रू, मतलब नेचुरलाइजेशन के थ्रू, उसको सिटीजनशिप मिल सकता है। अगला तरीका है बाय इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी। इसमें क्या होता है, जैसे कि अब यहाँ पर ये कौन सा एरिया है, ये अपना पाकिस्तान वाला है, ये नेपाल है, ऊपर तिब्बत है, इधर श्रीलंका है, ये बांग्लादेश, भूटान, ठीक है। अब जैसे फ्यूचर में अगर मान लेते हैं कि इसको अगर अक्वायर कर लेती गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, या नेपाल को अगर अक्वायर किया जाता है, तो यहाँ के जो सिटीजन होंगे वो भी इंडिया के सिटीजन बन जाएंगे। क्लियर है। फॉर एग्जाम्पल हम देखते हैं, जैसे पौंडुचेरी है, ये बाद में पार्ट बना, ये हमारे इंडिया का 1962 में ये पार्ट बना। तो वहां के सिटीजन जो थे वो सिटीजनशिप एक्ट 1955 के अंडर में जो है यहाँ के सिटीजन बन गए। पहले तो वो पौंडुचेरी के सिटीजन थे, जब पौंडुचेरी को अपने में मिलाया गया उसके बाद फिर वहां के जो सिटीजन थे वो भी इंडिया के ही सिटीजन बन गए। अब बात यह आती है कि सिटीजनशिप को लॉस कैसे हो जाता है, क्या कोई तरीका है कि किसी से किसी का सिटीजनशिप छीन लिया जाए? पहली बात तो ये बहुत मुश्किल है, लेकिन कुछ कुछ कंडीशंस हम देख लेते हैं। क्या क्या कंडीशन होते हैं? अगर कोई व्यक्ति जो है वो अपनी मर्जी से, कॉन्शियसली, नोविंगली, विदाउट ड्यूरेस, जो है वो अपनी मर्जी से, बिना किसी मजबूरी के, अगर वो हमारे देश का सिटीजनशिप त्याग देता है तो भी उसका सिटीजनशिप टर्मिनेट हो गया। अब देखिए, हमारे यहाँ पर सिंगल सिटीजनशिप है। सिंगल सिटीजनशिप बोले तो हम केवल यही का सिटीजनशिप प्रोवाइड करते हैं। कोई और देश का, अगर हमारे देश का नागरिक जो है अगर वो किसी और देश का सिटीजनशिप ले लेता है तो यहाँ का सिटीजनशिप उसके अपने आप टर्मिनेट हो जाता है। क्लियर है। जैसे कोई व्यक्ति है वो इंडिया में रहता है और वो यूएसए का सिटीजनशिप ले चुका है, तो जिस टाइम से वो यूएसए का नागरिक बनेगा, इंडिया का सिटीजनशिप वो उसका टर्मिनेट हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट हम देखते हैं कि और कौन कौन से कंडीशंस होते हैं और जिसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है वो सिटीजनशिप को टर्मिनेट कर सकती है। जैसे किसी व्यक्ति ने फ्रॉड, गलत तरीके से सिटीजनशिप अक्वायर किया है तो भी हो सकता है, या फिर वो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के साथ लॉयल ना हो, वो उसको फॉलो ना करता हो, ये भी हो सकता है। या जब हमारा दुश्मन के साथ युद्ध हो रहा हो हमारी आर्मी का, और उस समय वो उसके साथ गैर कानूनी तरीके से व्यापार करता है या उससे बातचीत कर रहा है, तो भी उसे उसका सिटीजनशिप छीना जा सकता है। या फिर कोई नागरिक है, विदेशी नागरिक, उसको सिटीजनशिप दिया गया, अब क्या हुआ, वो 2 साल तक कोई भी कंट्री में 2 साल के लिए उसको जेल की सजा हुई है, और जब उसको सिटीजनशिप दिया गया उसके 5 साल के बीच में, फॉर एग्जाम्पल ये समझते हैं, ये एक इंसान है, इसको जस्ट अभी सिटीजनशिप प्रोवाइड किया गया, ये अब इंडिया का सिटीजन है, ठीक है, पहले किसी और कंट्री का सिटीजन था। अब 5 साल का समय देते हैं, 5 साल तक ये, अगर किसी भी कंट्री ने इसको 2 साल के लिए कैद की सजा सुना दी तो इसका सिटीजनशिप खत्म हो जाएगा। क्लियर है। तो ये चीजें हम देख लिए। अब लास्ट ये है कि कोई 7 साल से लगातार सिटीजन बनने के बाद किसी और देश में रह रहा है तो भी उसका सिटीजनशिप खत्म किया जा सकता है। तो ये टॉपिक खत्म हो गया। वैसे इस टॉपिक से क्वेश्चन बहुत कम बनते हैं, क्योंकि इसके बाद तो अपन को एनआरसी वगैरह देखना है, तो उससे ये करंट अमेंडमेंट हो चुका है इसका। तो पुराना 1955 वाले सिटीजनशिप एक्ट से अब क्वेश्चन कम बनते हैं, क्योंकि ये इतना रिलेवेंट नहीं है। ठीक है। तो आपको अगर ये वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक करें, और इस एप्लीकेशन को, योगेन साहू क्लासेस एप्लीकेशन को आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसमें आपको सीजीपीएससी, सीजी व्यापम से जुड़े हुए कोर्सेज की जानकारी मिलेगी। थैंक यू सो मच।